हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग स्टाफिंग प्रोसेस देखे थे। आज हम लोग देखते हैं रिक्रूटमेंट, है ना। उसका एक पार्ट था, एक प्रोसेस था। अब रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में हम लोग जानते हैं। तो क्लास में हम लोग एक बार तो इसको डिस्कस किए हैं कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि रिक्रूटमेंट सिंपली मीन्स व्हाट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जितने भी एम्प्लॉयज़ को चाह रहा है रखने के लिए या अपने कामों के लिए उसको जितने तरह के एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत है, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मार्केटिंग का एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मार्केटिंग में उनको लोगों का ज़रूरत है। अब मार्केटिंग में लोगों का ज़रूरत है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए कुछ उनका अलग स्पेसिफिकेशन होगा कि एम्प्लॉय जो है, जो वर्कर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसका क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में होना चाहिए। तो ये सभी कुछ जानने के बाद ही हम लोग कम्पीटेंट एम्प्लॉयज़ को सर्च करना स्टार्ट करते हैं कि कम्पीटेंट मतलब व्हाट। कम्पीटेंट का मतलब क्या हो गया कि जो कैपेबल है ना, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है या फिर जो उस फील्ड में इंटरेस्टेड है, उन्हीं लोगों से हम क्या करेंगे, काम करवाएंगे। तो रिक्रूटमेंट का मतलब सिंपली होता है ये एक स्टार्टिंग प्रोसेस है, ये सर्चिंग प्रोसेस है ना। हम लोग सर्च करने से स्टार्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक से हमको अगर लोग चाहिए तो वो हमारे पास अवेलेबल होंगे, हम उनको जॉब दे देंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अब हम सर्च करना स्टार्ट करते हैं। तो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में हम लोग देखे थे क्या होता है, मतलब स्टाफिंग के प्रोसेस में हम लोग देखे थे, है ना। और रिक्रूटमेंट में भी हम लोग देखें कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि सर्चिंग फॉर बेटर एम्प्लॉयज़। तो इट सिंपली मीन्स सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि उनके लिए सर्च करना और उनको इनवाइट करना कि वो अप्लाई करें हमारे यहाँ जॉब के लिए। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट आते हैं, रिक्रूटमेंट कितने टाइप्स का होता है। तो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, है ना। दो सोर्सेज हमारे पास रिक्रूटमेंट के। दो सोर्सेज में क्या क्या है, तो सबसे पहला एक इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। देखिए इंटरनल सोर्सेज में हमको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही क्या करता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस करता है। यानी कि जैसे कि हम लोग बात किए थे कि कोई डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफ हो गए हैं एम्प्लॉयज़, कोई डिपार्टमेंट में अंडर स्टाफ हो गए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही हम लोग क्या कर लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही क्या कर लेंगे, हम लोग एक जगह से दूसरे जगह एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनका प्रमोशन कर सकते हैं, है ना। तो ये सभी कुछ हमारे पास सोर्सेज है, दैट इज़ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। Internal means what? Within the organization. When the organization is searching for the required competent personnel, then the organization opt for internal recruitment. अब ये इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल का सिंपली मतलब क्या हो गया कि जो हम लोग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हम लोग सर्च करते हैं। तो आते हैं हम लोग देखते हैं इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज का मतलब तो हम लोग समझ गए, है ना, कि अब क्या हो गया कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट ले रहे हैं, है ना। हमको कहीं बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है, बाहर में हम कोई वैकेंसीज वगैरह ऐड वगैरह हम लोग नहीं दे रहे हैं। तो इसमें एक ये भी फ़ायदा है कि कॉस्ट जो होता है वो कम होता है, कॉस्ट आइदर होता ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हमको नहीं ऐड करने का ज़रूरत है, नहीं हमको वेब पब्लिशिंग का ज़रूरत है, किसी भी तरह का हमको आउटसाइड सोर्सेज से मदद लेने का ज़रूरत नहीं है। तो इंटरनल सोर्सेज हमारा कॉस्ट बेनिफिट भी है और यहाँ पे ये ऑप्टिमली स्टाफ जो हम, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट जो है ना, कि कितना ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट है उसको बैलेंस करने में भी हमको हेल्प करता है इंटरनल सोर्स। तो इंटरनल सोर्स में सबसे पहला है ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र का जैसे हम लोग बात किए थे, तो ट्रांसफ़र वाले में क्या हुआ था कि ट्रांसफ़र का मतलब क्या हो गया कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना, है ना। It involves the shifting of an employee from one job to another, from one department to another, or from one shift to another। जैसा शिफ्ट भी हो जाता है, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, है ना, लेकिन उनके ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई चेंजेस नहीं आता है, उनके स्टेटस में कोई चेंजेस नहीं आता है। जैसे कि अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, कोई पटना ब्रांच में है ना, तो कोई पटना ब्रांच में है अभी और पटना ब्रांच से हम क्या कर दिए कि उनको शिफ्ट कर दे रहे हैं, है ना। पटना ब्रांच से सपोज़ कि हम लोग शिफ्ट कर दिए कहाँ, तो दानापुर ब्रांच में हम लोग शिफ्ट कर दिए, या फिर हो सकता है कि हम लोग क्या कर दिए कि और कहीं कोई दूसरे
सिटी में हम लोग वहाँ पे शिफ्ट कर दिए उन लोगों को। तो अब ये क्या है कि ट्रांसफ़र, उनके पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है ना, उनके काम करने के तरीके में, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ट्रांसफ़र में क्या होता है कि जॉब वही रहता है ना, आइदर उनका डिपार्टमेंट चेंज होगा, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे, एक जॉब से दूसरे जॉब में जाएंगे, है ना, लेकिन उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई चेंजेस नहीं आता है, उनके स्टेटस में कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन तो हम लोग जानते हैं, प्रमोशन का मतलब क्या हो जाता है कि जो पर्सन लोअर जॉब पोजीशन पे है ना, उनको अपग्रेड करना, हायर पोजीशन पे ट्रांसफ़र करना, है ना। ट्रांसफ़र यहाँ पे मतलब क्या कि उनको नए जॉब, नई पोजीशन पे, नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देना, है ना। तो ये हो जाता है प्रमोशन, कि जो लोअर स्टेज पे थे तो लोअर स्टेज से उनको क्या कर रहे हैं हम लोग, हायर स्टेज पे क्या कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, दैट इज़ प्रमोशन। तो प्रमोशन में एक प्रमोशन का यहाँ फ़ायदा भी है ना, कि जो एम्प्लॉयज़ को हम लोग प्रमोट करते हैं तो उनका जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है ना, और भी ज़्यादा उनका जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, वो इन्हांस हो जाता है। तो बेसिकली प्रमोशन हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट है ना। इसमें और क्या होता है, तो इट रेफर्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉयज फ्रॉम अ लोअर जॉब पोजीशन टू अ हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अभी ट्रांसफ़र का हम लोग बात कर रहे थे तो सेम जॉब था, सेम स्टेटस था, लेकिन अब क्या प्रमोशन का जब हम लोग बात करेंगे तो प्रमोशन में क्या होगा कि लो जॉब से हाई जॉब पे हम लोग उनको शिफ्ट करेंगे, है ना, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे, नया प्रेस्टीज, हाई प्रेस्टीज, फैसिलिटीज़ एंड पे ऑल्सो। तो अब यहाँ पे सैलरीज में भी क्या होगा, नया चीज़ आएगा, सैलरीज भी उनका बढ़ेगा, बोनस बढ़ेगा, अलग अलग तरह का हो सकता है इंसेंटिव्स मिले, है ना। इट इज़ रेफर्ड एज वर्टिकल शिफ्टिंग, इसको वर्टिकल शिफ्टिंग कहा जाता है ना, यानी कि ये बॉटम टू अप होता है। ठीक, तो ये वर्टिकल शिफ्टिंग, और ट्रांसफ़र वाज हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। ठीक, it is a psychological impact, it has a psychological impact on the employees and helps in improving their motivation, loyalty and satisfaction, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे। ले ऑफ, नेक्स्ट ले ऑफ क्या होता है, तो टू रिकॉल द टेम्प्रोरी वर्कर्स। अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वर्कर्स को परमानेंट पे रखते हैं, परमानेंट बेसिस पे रखते हैं, कुछ को टेम्प्रोरी बेसिस पे रखते हैं। तो अब जैसे जैसे कि क्या हो गया कि डिमांड बढ़ने लगा प्रोडक्ट्स का, है ना, प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ने लगा, तो उसके अकॉर्डिंगली, है ना, हम क्या करेंगे, जैसे कि क्या हो गया कि कोई प्रोडक्ट विंटर सीजन का है तो समर सीजन में हम लोग वो टेम्प्रोरी वर्कर्स को क्या कर देंगे, हटा देंगे, है ना, और जैसे ही विंटर सीजन आएगा उन टेम्प्रोरी वर्कर्स को हम लोग कॉल कर लेंगे। तो ये भी एक तरह का इंटरनल रिक्रूटमेंट है ना। तो अब ये चीज़ क्या हो जाता है, ये ले ऑफ बेसिकली क्या हो गया कि जो टेम्प्रोरी वर्कर्स हैं उनको फिर से कॉल कर लेना, है ना, क्योंकि उनका एक और ऑर्गेनाइजेशन का एक क्या है कि एक अच्छा रिलेशन बना हुआ है ना, कि वो वहाँ पे जब भी, जैसे कि जब वर्कलोड बढ़ा तो उनको कॉल करके हम लोग बुला लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ले ऑफ। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, है ना, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब अभी हम लोग देख रहे थे कि व्हेन वी सर्च फॉर एम्प्लॉयज, व्हेन वी सर्च फॉर competent personnel, है ना, then if we take the help of outside the organization, है ना, when we hire candidates from outside organization, तो ये क्या कहला जाता है, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कहलाता है। अब एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में आखिर है क्या क्या, है ना, कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आखिर क्या होता है ये तो हम लोग देखें, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे ये हम लोग देखते हैं, कौन कौन से इसमें सोर्सेज हैं ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, या फिर उसको हम लोग गेट हायरिंग भी कह लेते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और गेट हायरिंग का मतलब क्या हो जाता है। देखिए गेट हायरिंग नाम से ही यहाँ पे सिंपल है कि गेट से ही हम लोग हायर कर रहे हैं, डायरेक्ट रिक्रूट कर रहे हैं। यहाँ होता क्या है कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को जब भी वर्कर्स का ज़रूरत पड़ता है, एक पर्टिकुलर फील्ड में किसी वर्कर्स का ज़रूरत है, जनरली ये क्या है डेली वेजर्स के लिए होता है ना। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे, है ना, गेट पे हम लोग क्या कर देते हैं, नोटिस
लगा देते हैं, है ना, कि वी वांट एम्प्लॉयज़, कि हमको इतने एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत है कि ये डेली बेसिस पे जॉब होगा। तो ये कैजुअल वैकेंसीज़ की तरह है कि यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि गेट पे हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, गेट पे नोटिस लगा दिए। अब वहाँ पे क्या होगा कि लोग आएंगे, देखेंगे, तो वो उनको हम लोग रिक्रूट कर लेंगे। बेसिकली ये किन के लिए होता है, तो ये होता है हमारा किन के लिए, तो जो फिज़िकल वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ फिज़िकल वर्क, है ना, जैसे कि एक्चुअल प्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं, डेली का काम होता है जिनका, तो उनके लिए हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं, है ना। उनके लिए हमको ज़्यादा स्पेसिफिकेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और जब भी हम लोग उनको रखेंगे तो पर्टिकुलर छोटा मोटा ट्रेनिंग, है ना, जो मशीन्स पे वो काम करेंगे उनके लिए ट्रेनिंग पहले प्रोवाइड करके ही हम लोग उनको वो एक्चुअल वर्क पे काम देते हैं। सो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और गेट हायरिंग, तो इसमें क्या होता है, नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द इंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल। अभी हम लोग इसके बारे में बात की। दिस टाइप ऑफ मेथड इज जनरली यूज फॉर फुलफिलिंग कैजुअल वैकेंसीज। कैजुअल वैकेंसीज का मतलब क्या, कि जो वर्कर्स है ना, जो वर्कर्स बेसिकली जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जिनका मेंटल एक्टिविटीज़ नहीं है, उनको सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है ना, उनको सिंपली काम करना है, जैसे कि लेबरर्स हो गए, है ना। तो लेबर्स जो हो गए, तो ये सभी जो हो गए ये कैजुअल वैकेंसीज में आते हैं। इट इज़ अ चीपेस्ट मेथड बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट ऑफ इवन एडवर्टीजमेंट। तो अब यही बात है ना कि इसमें हम लोग क्या कर दिए कि नोटिस बोर्ड पे सिंपली हम लोग नोटिस लगा दिए, और वहाँ से हम लोग को कोई खर्च नहीं हो रहा है ना, कहीं हमको न्यूज़पेपर में ऐड नहीं देना है, कहीं हमको टेलीविज़न पे ऐड नहीं देना है, वेब पब्लिशिंग नहीं करना है, तो कॉस्ट यहाँ पे नहीं होता है ना। तो इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट। नेक्स्ट इज कैजुअल कॉलर और वेटिंग लिस्ट। तो अब देखिए कैजुअल कॉलर और वेटिंग लिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि बेसिकली अब जैसे कि हर बार ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू हुआ, है ना, लोगों को बुलाया गया, वैकेंसीज़ के लिए बुलाया गया, उनको जॉब के लिए बुलाया गया, तो हर एम्प्लॉयज़ को नहीं रखा जाता है ना, हर एम्प्लॉयज़ को जॉब पे नहीं रखा जाता है। तो हर एम्प्लॉयज़ को जॉब पे नहीं रखा जाता है, कुछ को जॉब मिलता है, कुछ को बोल दिया जाता है कि अभी हमारे पास इसके लिए वैकेंसीज़ नहीं है, या फिर यू डज नॉट मीट दैट क्वालिफिकेशन, है ना, आप उस क्वालिफिकेशन पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, तो हम आपको अभी जॉब नहीं दे सकते। लेकिन होप सो अगर आगे फ्यूचर में अगर ऐसा कोई जॉब आया तो हम आपको कॉल कर सकते हैं। तो अब उन सभी जो कैंडिडेट्स थे, है ना, उन सभी कैंडिडेट्स का एक लिस्ट रहता है ऑर्गेनाइजेशन के पास, ईमेल रहता है, उनका फ़ोन नंबर रहता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट रहता है, तो हर एक लिस्ट रहता है। तो इसी को हम लोग कैजुअल लिस्ट कहते हैं, है ना, कैजुअल कॉलर, वेटिंग लिस्ट कहते हैं। तो अब जैसे कि एक स्कूल में भी होता है ना, स्कूल में एडमिशन हो गया, ठीक, अब एडमिशन हो गया, किसी का 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, अब कोई पर्सन का जो एडमिशन हो चुका है, अब उस पर्सन को मतलब एडमिशन नहीं लेना है, वो बोल रहा है वहाँ पे एडमिशन नहीं ले रहा है, तो फिर से सीट खाली हो गया। तो अब ये सीट खाली हो गया, तो अब किनको बुलाया जाएगा, जो 1 नंबर 2 नंबर से रह गए थे उनको बुलाया जाएगा। उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में भी आगे चल के जब जिनको लोगों का ज़रूरत पड़ता है, तो सबसे पहले ये कैजुअल कॉलर, है ना, कि उनके पास एक लिस्ट होता है पर्टिकुलरली, तो पर्टिकुलरली वो लिस्ट से वेटिंग लिस्ट को कॉल करेंगे और बुलाएंगे, है ना, और उसके अकॉर्डिंगली रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है। सो बिजनेस एंटरप्राइज मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ अनकॉल्ड एप्लीकेंट्स इन देयर ऑफिसेज, है ना। बहुत सारे ऐसे जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो हमारा क्वालिफिकेशंस होता है, जो हमारा डिटेल्स होता है, उनको मैच नहीं करते हैं, है ना, इसलिए उनको हटा दिया जाता है। लेकिन अब जैसे ही जॉब वैकेंट हुआ तो उनको फिर से कॉल किया जाता है। सच कैंडिडेट्स कैन बी कॉल्ड फॉर फुलफिलिंग द वैकेंसीज एज दे अराइज। जैसे जैसे अराइज होगा हमारा वैकेंसीज, वैसे वैसे उनको कॉल करके बुलाया जाता है ना। तो इससे हमारा क्या होता है कि एक तो कॉस्ट भी बचता है, और दूसरा कि हमको क्या कर रहे हैं कि कंपेयर करने में भी बेसिकली हम अगर दूसरे सोर्सेज से कंपेयर करें तो हमारा कॉस्ट बहुत कम लग रहा है, और टाइम भी बचता है, यहाँ पे टाइम भी सेव होता है। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट ये तो बहुत फेमस है एडवर्टीजमेंट, है ना, एडवर्टीजमेंट तो बहुत फेमस सोर्सेज है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। तो इसमें आखिर क्या होता है कि इसमें जैसे कि हम यहाँ पे एक पिक्चर भी अटैच किए हैं, है ना, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे लुकिंग फॉर क्रिएटिव पर्सन्स, कंटेंट राइटर्स, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, ये सभी न्यूज़पेपर का ऐड
है ना। तो न्यूज़पेपर में भी ऐड दिया जाता है, रेडियोज़ पे आप लोग सुनते होंगे, है ना, इंटरनेट पे, टेलीविजन्स पे, ये सभी जगह आप लोग देखे होंगे। तो ये सभी में भी आप लोग देखते होंगे कि ऐड, है ना, कि बहुत ऐसा होता होगा कि न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि इतने ये जॉब के लिए हमको इतने पर्सन्स चाहिए, है ना, उनका ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो दिस इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इन मीडिया इज जनरली यूज्ड व्हेन अ वाइडर चॉइस इज रिक्वायर्ड। अब हमको क्या चाहिए कि वाइडर सोर्स रिक्वायर्ड, है ना, हमको ज़्यादा लोगों का ज़रूरत है। तो अब ज़्यादा लोगों का ज़रूरत है तो एडवर्टीजमेंट बहुत ही बेस्ट सोर्स होता है। एडवर्टीजमेंट बेसिकली सबसे बेस्ट सोर्स है और ये बहुत ही पॉपुलर भी है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आखिर क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेसिकली, या फिर गवर्नमेंट का हम लोग कह लें, है ना, तो गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। ये एक आपका वेबसाइट है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है, एक आपको फीचर प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे जो पर्सन है, जो कैंडिडेट है ना, वो ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है ना, वो मतलब कुछ एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट भी हैं तब भी उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो अपना नाम, अपना डिटेल्स ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या करवा सकते हैं, रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, है ना। अब ये रजिस्टर्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जस्ट एज अ मैट्रिमोनियल साइट्स है ना, कि आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आप अपना प्रोफाइल आप डालें, अब जिस भी कंपनीज को वो अच्छा लग रहा है ना, वो क्या करेगा, आपको कॉल कर सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये क्या है, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है बेसिकली। जो प्लेटफॉर्म किस चीज़ के लिए, कि आप वहाँ पे अपना क्या कर सकते हैं, डिटेल्स जो भी है ना, कि जो भी अपना डिटेल्स है, बायोडाटा है, वो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ अपलोड कर सकते हैं, वहाँ रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, और जिस भी कंपनीज़ को ज़रूरत पड़ेगा, है ना, वो ज़रूरत के अनुसार आपको क्या करेंगे, वहाँ से वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से क्या करेंगे, डिटेल्स लेंगे और आपको कॉल कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बहुत टाइम बचाता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ये टाइम कैसे बचाता है कि जैसे कि एक पर्टिकुलरली, है ना, एक पर्टिकुलरली लिस्ट है उसमें, कि जहाँ भी हमको जैसे कि MBA रिक्वायरमेंट है कि MBA होना चाहिए, तो वहाँ पे लिस्ट में गए, MBA टाइप किए और MBA का हमको लिस्ट आ गया, इस जगह से लोग चाहिए, है ना, ये भी लिस्ट आ गया, ये उनका पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन चाहिए, वो भी लिस्ट में सभी मेंशन रहता है। तो ये बहुत ही आसान होता है और बहुत ही टाइम सेव करता है ऑर्गेनाइजेशन का। और अगर हम लोग अगर कैंडिडेट के बिहाफ में देखें तो यहाँ पे ये भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना, एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज़ रिगार्डेड एज गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब, है ना। तो दोनों के लिए, स्किल्ड और अनस्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स दोनों के लिए यहाँ पे क्या है कि ये हमको सोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो गवर्नमेंट बेसिकली यहाँ पे ये जो हमारा फीचर है, ये हमको क्या करता है कि लिंक प्रोवाइड करता है, जो जॉब सीकर है और जॉब गिवर है ना, दोनों के बीच में ये लिंक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। तो अब प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स क्या होता है बेसिकली। अब देखिए क्या होता है कि हर एक पर्सन को, है ना, हर एक चीज़ का नॉलेज नहीं है ना, हर एक पर्सन को हर एक फील्ड का नॉलेज नहीं है और वो बिज़नेस से डायरेक्ट लिंकअप में भी नहीं रहता है। तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे कौन रोल प्ले करते हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसीज़ होते हैं, जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। तो प्लेसमेंट एजेंसीज़ और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप रखते हैं, लिंक रखते हैं, है ना। तो अब वो क्या करते हैं कि जो भी आप क्या कर सकते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज़ में भी जाके रजिस्टर करवा सकते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के पास भी आप जाके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। तो उन लोगों का लिंक रहता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन से आपको जैसा भी, जो भी काउंसलिंग भी एक तो करते हैं, और आपको जैसा जॉब का रिक्वायरमेंट होता है तो आपको स्पेसिफिकेशन, वो आपको आइडिया देंगे, वो आपको प्रोवाइड करेंगे कि आप कहाँ पे जॉब कर सकते हैं, है ना, और आपको जॉब प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं। तो प्लेसमेंट एजेंसीज कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट एजेंसीज। सबसे पहला तो ये प्राइवेट एजेंसीज है और प्रोफेशनल बॉडीज़ भी है ना, कि बेसिकली इनका काम वही है कि जॉब दिलवाना लोगों को। They help in recruiting technical and professional personnel. These agencies keep biodata of a large number of candidates and provide nationwide service of recommending suitable names to their client. है ना। तो अभी हम बता रहे थे कि इनके पास लार्ज नंबर कैंडिडेट्स होते हैं, कैंडिडेट्स इनके पास रजिस्टर करवाते हैं,
है ना। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इस प्लेसमेंट एजेंसीज हम लोग किसके बिहाफ में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला हम लोग ये अवेयर हो लें कि हम लोग बिजनेस के बिहाफ में पढ़ रहे हैं, है ना। हम लोग जो जॉब सीकर हैं उनके बिहाफ में हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, सभी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, इन प्लेसमेंट एजेंसीज से, मैनेजमेंट कंसल्टेंट से लिंक रखता है, इन सभी से टाई अप रखता है ना, कि अब उनको जब जॉब का लोगों का ज़रूरत पड़ता है तो वो इनसे कंसल्ट करके क्या कर सकते हैं, वो हायरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट का ये रोल था। नेक्स्ट है हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट। ये एक और फेमस वर्ड है, कैंपस प्लेसमेंट का नाम हम लोग सभी सुने हैं, है ना। बहुत सारे मूवीज़ वगैरह में भी ये दिखाया गया है कैंपस प्लेसमेंट, जो ये बेसिकली जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे कि आप लोग 3 इडियट्स में देखे होंगे, है ना। तो ये कैंपस रिक्रूटमेंट आखिर क्या होता है। तो अब जैसे जो भी बिजनेसेस को लोगों का ज़रूरत रहता है ना, कि जो हायर मतलब यानी कि वो ग्रेजुएट लोगों का ज़रूरत रहता है, पोस्ट ग्रेजुएट किसी स्किल में उनके पास फ्रेश नॉलेज है ना। तो फ्रेश नॉलेज चाहिए उनको, तो डायरेक्ट वो कैंपस में जाके, कॉलेजेस में जाके वहाँ से क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं, है ना। वहाँ पे भी वो अपना अलग अलग प्रोग्राम चलाते हैं। तो अब ये बेसिकली क्या है, ये एक लिंक है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और किससे, बेसिकली जो जॉब सीकर है ना। तो अब यहाँ पे बात आता है कि अब देखिए कि कैंपस रिक्रूटमेंट का फ़ायदा क्या है। सबसे पहला तो बिज़नेस को ये फ़ायदा है कि है ना, हमको फ्रेश कैंडिडेट्स मिलते हैं, कि जिनके पास फ्रेश नॉलेज है, जिनके पास आउटडेटेड नॉलेज है वो नहीं, जिनके पास फ्रेश नॉलेज है और जो नया नया इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। तो कैंपस रिक्रूटमेंट का एक ये फ़ायदा है। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, है ना। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या, कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहे हैं जो वर्कर्स, तो वो रिकमेंड कर सकते हैं कि जैसे कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं कोई जॉब वैकेंट हुआ, कोई पोजीशन पे जॉब वैकेंट हुआ, है ना, खाली जॉब है, तो अब वहाँ किसी लोगों को ज़रूरत है, तो वो एम्प्लॉय अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स का नाम वो रिकमेंड कर सकते हैं जो वो जॉब करने में एफिशिएंट है ना, जो जॉब अच्छे ढंग से कर सकता है, तो उसका नाम रिकमेंड कर सकते हैं। तो रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या होता है, ये भी एक अच्छा सोर्स है, क्योंकि जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, है ना, तो उनको पता है बिज़नेस का कैसा, बिज़नेस का हमारा क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, बिज़नेस का रिक्वायरमेंट एक्चुअल क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन उन एम्प्लॉयज़ पे भरोसा भी कर सकती है कि हाँ ये अगर सुझाव दे रहे हैं तो हो सकता है कि अच्छा हो, है ना। तो ये भी एक अच्छा सोर्स है रिक्रूटमेंट का। नेक्स्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिकली क्या होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स ये जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं या फिर स्किल्ड वर्कर्स हो गए, है ना, जो बेसिकली प्रोडक्शन के काम में इन्वॉल्व हैं, ठीक, जो जिनका प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, जो लो लेवल वर्क होता है ना, फिजिकल वर्क होता है, तो वो वर्कर्स जो लेबर्स हो गए, तो उनका एक क्या होता है यहाँ पे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली होते कौन है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या यहाँ पे एक रोल प्ले करते हैं कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक हब है ना। यहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या है कि ये लिंक प्रोवाइड करते हैं कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर के अंडर बहुत सारे लेबर्स रहते हैं, है ना। तो अब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को, फॉर एग्जांपल कि एक छोटा सा एग्जांपल अगर लें कि एक नया फ्लोर डलवाना है ना, कि नया फ्लोर बनवाना है, तो अब नया फ्लोर बनवाना है तो लेबर्स चाहिए, या इंटीरियर्स डिज़ाइन करना है लेबर्स चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पे लेबर्स का ज़रूरत जो है, तो इस चीज़ के लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स का सहायता लिया जाता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के अंडर में बहुत सारे अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं जो कि शॉर्ट नोटिस पे हम लोग उनसे ले सकते हैं कि हम लोग आज नोटिस दिए वो कल परसों लेके आ जाएंगे, ठीक। तो ये क्या है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हमको क्या यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स एक तो सबसे पहला कि ह्यूज नंबर में, हमारे पास लार्ज नंबर में अपने अंडर अनस्किल्ड वर्कर्स रखते हैं, है ना। और अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खुद से अगर चाहे तो बहुत प्रॉब्लम होगा इतने वर्कर्स को एक साथ लाने में, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे ये रोल प्ले करती है। लेकिन एक यहाँ पे डिसएडवांटेज है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स का, क्या कि अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिए तो उसके अंडर जितने भी लेबर्स होंगे वो क्या होंगे कि वो भी चले जाएंगे, जो भी वर्कर्स होंगे, जो भी लेबरर्स होंगे वो भी चले जाएंगे वहाँ से, ठीक। फिर नेक्स्ट है
वेब पब्लिशिंग आजकल बहुत फेमस हो चुका है। वेब पब्लिशिंग में आप लोग अलग अलग वेबसाइट्स बन गए हैं आज के डेट में, है ना, जैसे कि www.naukri.com, jobstreet.com, monster.com, ये सभी कुछ हो गया, है ना, jobsearch.com, इंडीड। तो ये सभी क्या है कि ये सभी आपका वेब पब्लिशिंग का एक सोर्स है ना। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जब भी लोगों का ज़रूरत पड़ता है तो ये सभी वेबसाइट से वो लिंक करती है ना, कनेक्ट करती है कि अब वहाँ पे जो यानी कि रिक्वायरमेंट्स है, एक बिज़नेस का जो रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जांपल कि हमको मार्केटिंग में इतने लोग चाहिए, हमको इंटीरियर डेकोरेटर्स इतने लोग चाहिए, है ना, हमको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इतने लोग चाहिए, उनका ये स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। तो अब ये सभी स्पेसिफिकेशन वहाँ मेंशन रहता है इन सभी वेबसाइट में। अब अगर हम अपना अगर एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल कि अगर हमको जॉब चाहिए, है ना, तो हम उस साइट पे जाएंगे, हम सर्च करेंगे कि ये मेरे अकॉर्डिंगली ये जॉब अवेलेबल है, तो अब हमको वहाँ पे वो जॉब अवेलेबल अगर मिलेगा तो दिख जाएगा वहाँ पे। तो ये वेब पब्लिशिंग है कि वेब पे हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, है ना, वेब यानी कि इंटरनेट से, है ना, इंटरनेट से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ से भी क्या करती है, वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करती है। और रिक्रूटमेंट सिंपली क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एम्प्लॉयज़। अलग अलग प्रोसेस है, वेब पब्लिशिंग से हम कर सकते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बिजनेस कर सकती है ना, फिर कैंपस रिक्रूटमेंट, ये सभी हम लोग किसके बिहाफ में हम लोग देख रहे थे, तो हम लोग सभी बिजनेस के बिहाफ में देख रहे थे, ना कि इंडिविजुअल के बिहाफ में। ठीक, तो अभी हम लोग रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस, मतलब रिक्रूटमेंट का पूरा सोर्सेज देखें। देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। फर्स्ट इज़ इंटरनल सोर्स, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग यहाँ पे सहायता लेते हैं, और एक्सटर्नल सोर्स जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।